हेडिंग दो, एटॉमिक स्ट्रक्चर। सो हेडिंग है हमारी एटॉमिक स्ट्रक्चर। आपने मेरे ख्याल से 10th लेवल पे थोड़ा आइडिया लिया एटॉमिक स्ट्रक्चर का, थॉमसन्स मॉडल, रुदरफोर्ड्स मॉडल, ये सब पढ़ा हुआ है, तो यही हम पढ़ने वाले हैं। लिखो एटॉमिक स्ट्रक्चर में, दिस चैप्टर deals with the this chapter deals with the structure of atom and arrangement of fundamental particles which is proton, neutron and electron. This chapter deals with the structure of atom and arrangement of fundamental particles inside the atom. Arrangement of fundamental particles inside the atom. आपने ये वर्ड सुना है अटोमियो? कहीं सुना है? लाइट बंद कर दो। किसी ने सुना है? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सुनी है आपने कभी? तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये एटॉमिक थ्योरी, ये वर्ड एटॉमिक आता ही कहाँ से है? एटोमियो का मतलब क्या होता है? इनडिविजिबल, जिसको आप फर्दर नहीं ब्रेक कर सकते। तो पहले एटम की बात डाल्टन ने जब की थी तो उसने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे कि जो भी मैटर है उसको आप जब स्मॉलेस्ट पार्टिकल पे पहुंचते हो, वो जो मान लो इस मार्कर के एग्जांपल से हम कंसिडर करें कि मैं मार्कर को कट करते जा रही हूँ, इतने फाइन पीस पे कट किया मैंने कि अब जो पार्टिकल है बाय एनी मीन आई कैन नॉट डिवाइड इट और डिस्ट्रक्ट इट। तो ये जो फाइन पार्टिकल लास्ट में बचा हुआ है, इट इज इनडिविजिबल, तो इसीलिए इसे क्या कहा गया? एटम। सो एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर एंड इट इज इनडिविजिबल। इन्हीं पे डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी बेस्ड है। तो पहले हम एकदम फाउंडेशन, एटम वर्ड आया कहाँ से और पहली स्टार्टिंग की थ्योरीज उस पे रहेंगे। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, हेडिंग है हमारी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। लिखो इसमें, एटम इज द स्मॉलेस्ट indivisible and indestructible part of the element. Atoms of different elements combined in a fixed ratio. Atoms of different elements combine in a fixed ratio to form compounds. Atoms of different elements combine in a fixed ratio to form compounds. Next point, atoms of the same element have same size mass and chemical properties. Same size, mass and chemical properties. While atoms of different elements differ from each other. While atoms of different elements differ from each other. Atom can neither be created nor it can be destroyed. Atom can neither be created nor it can be destroyed. सुनो यहाँ,
सो ये सारे थे पोस्टुलेट्स डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। कोई बाहर है क्या? ये सारे पोस्टुलेट है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के। इफ यू रीड ऑल दीज पोस्टुलेट्स, आपको क्लियर दिख रहा है कि ये क्या है, सारे के सारे पोस्टुलेट्स गलत हैं। ऑल ऑफ द अबव आर रॉन्ग एंड आप कॉमन सेंस और बेसिक इंफॉर्मेशन से प्रूव कर सकते हो कि ये रॉन्ग है। Atom is indivisible, indestructible, cannot be created, cannot be destroyed. Itself is a wrong statement. आप एटम्स को फर्दर स्मॉलर पार्टिकल्स में उसमें से प्रोटॉन न्यूक्लियर रिएक्शन करा दो। जब आप न्यूक्लियर रिएक्शंस कराते हो तो आप उसमें से फंडामेंटल पार्टिकल्स को ऐड या रिमूव कर सकते हो। जैसे कोई एक हैवी न्यूक्लियस है 100 का, उसमें मैं एक प्रोटॉन का बम्बार्डमेंट कर सकती हूँ, न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट कर सकती हूँ, तो मैं एलिमेंट को शिफ्ट कर सकती हूँ नेक्स्ट एटॉमिक नंबर पे ना। आपको पता है कि एटॉमिक नंबर Z इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और मास नंबर इज प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो मैं अगर किसी एलिमेंट पे प्रोटॉन का बम्बार्डमेंट करती हूँ या प्रोटॉन रिमूव करवाती हूँ, विच इज फंडामेंटल पार्टिकल्स चेंज करवाती हूँ बाय न्यूक्लियर रिएक्शन, तो वो एलिमेंट क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया ना, खत्म हो गया ना। और एलिमेंट्स कैन बी क्रिएटेड। आपने देखा है जो 100, 101, 2, 112 ये सारे एलिमेंट्स है, दीज ऑल आर मैन मेड एलिमेंट्स। मेंडेलिवियम, ये सब जो भी है, कैलिफोर्नियम, all these elements are man-made elements. So if man-made elements exist, then atom can be created. So ये statement कि atom is indivisible, indestructible, cannot be created, ये दोनों statements क्या हो गए, wrong हो गए। Simultaneously उसका ये भी statement wrong हो गया कि atoms of the same element have same size, mass and chemical properties. Isotopes, exactly. आपने पढ़ रखा है बचपन से कि आइसोटोप्स का मास नंबर क्या होता है, बताओ, डिफरेंट होता है, वाइल उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम। तो सेम एलिमेंट का डिफरेंट मास हो सकता है, मतलब कि ये पोस्टुलेट भी क्या हो गया, रॉन्ग प्रूफ हो गया। उसके बाद सेकंड पोस्टुलेट ये है कि डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑलवेज कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशो। ये कैसे रॉन्ग प्रूफ हुआ, बताओ, आपने पढ़ रखा है इसे भी। वो तो यही बोलते हैं ना, फिक्स्ड रेशियो ही बोलता है वो। वेरी गुड। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स, एग्जैक्टली। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर जिसमें हमने पढ़ा था नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स, जैसे कि Fe0.93O, याद आता है कुछ? तो यहाँ तो फिक्स्ड नहीं है ना, एक फ्रैक्शन है Fe0.96O, ये भी आता है। तो नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कि ऐसा जरूरी नहीं है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विल ऑलवेज कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, रॉन्ग प्रूफ हो गया। तो इसीलिए ओवरऑल ही डाल्टन्स थियरी क्या है, रॉन्ग प्रूफ हो गई है। लेकिन ये तुम आज बैठ के ये सब रॉन्ग प्रूफ कर रहे हो ना। डाल्टन्स थियरी तो तब आई थी जब लोगों को आइडिया ही नहीं था कि ये जो भी चीजें ये बनती किससे है। उस टाइम पे जब डाल्टन ने ये थियरी दी थी तो इट वाज वेरी फैसिनेटिंग टू द साइंटिफिक कम्युनिटी। तो उनको जब ये वर्ड पता चला था, अच्छा ऐसी कोई चीज होती है एटम जिससे चीजें बनती है, तो बहुत सारे साइंटिस्ट उसके पीछे लग गए थे कि इस एटम को समझा जाए कि ये होता क्या है, इसके बारे में और पढ़ा जाए। सो देवर ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट जो एटम को समझने की कोशिश कर रहे थे कि वो होता क्या है, कैसे इसके अंदर अरेंजमेंट है, उसी को हम आगे पढ़ने वाले हैं। ये बेस लाइन थी, वर्ड कहाँ से आया, ठीक है। तुम चाहो तो लिख सकते हो ऑल ऑफ द अबव आर रॉन्ग, ऑल ऑफ द अबव आर रॉन्ग, पॉइंट बाय पॉइंट लिख देना क्यों रॉन्ग है। ऑल ऑफ द अबव आर रॉन्ग पहले पॉइंट में लिख देना एज एटम कैन बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड, ब्रैकेट में न्यूक्लियर रिएक्शंस। सेकेंड पॉइंट में लिख देना आइसोटोप्स एग्जिस्ट। थर्ड पॉइंट में लिख देना नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट।
नेक्स्ट हमारी हेडिंग है, देखो आज का लेक्चर पूरा थियरी रहने वाला है, बट ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर थियरी है, बस पढ़ाया जाता है इसलिए पढ़ा दे रही हूँ ताकि तुम रोना धोना ना मचाओ कि एनसीईआरटी तुम्हें पढ़ने तुम्हें बोलूंगी, फिर ऐसे ना हो जाए मिस ये सब क्या लिखा हुआ है, आधा चैप्टर उड़ा दिया, तो इसलिए ये सब खिचड़ी पढ़ाना पड़ रहा है। वैसे तो तुम रीड कर लोगे ये सब तब भी समझ जाएगा। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, और कह सकते हैं डिस्कवरी, ये आईसीएससी की 9th क्लास में एक्सपेरिमेंट्स है। 9th क्लास के चैप्टर 1 में ये सारी चीजें हैं। अगर किसी ने गलती से अच्छे से पढ़ा होगा तो इतनी बड़ी बड़ी गलतियां नहीं करते ना तुम लोग। पढ़ाई किसी ने याद है किसी को? कौन किया था ये एक्सपेरिमेंट बताओ? अरे मतलब कौन किया था, किस साइंटिस्ट ने किया था? है इवेंचुअली इसी एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी, बाद में जे थॉमसन ने इस एक्सपेरिमेंट का डेटा और इंफॉर्मेशन लेके फिर जस्ट इसका एक्सप्लेनेशन दिया था। जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट इसने किया था, इसको पता भी नहीं था कि ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर रहा है, और इसने सब कुछ बता दिया, बस एक्सप्लेनेशन जे थॉमसन ने दिया था, तो इसीलिए क्रेडिट जे थॉमसन को जाता है। सुनो यहाँ, सुनो यहाँ। सो इस ईयर के टाइम पे अराउंड 1850s 1859, उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी वाज अ वेरी फैसिनेटिंग थिंग्स टू साइंटिस्ट, क्योंकि टेस्ला के एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे, डीसी करंट ये सब बहुत कुछ उस टाइम पे चल रहा था, लोग वायर से इलेक्ट्रिसिटी पास करवा पा रहे थे, तो सब, और फिर इतने अच्छे एनर्जी सोर्सेज मिल गए थे, तो साइंटिस्ट के लिए इलेक्ट्रिसिटी करंट बहुत फैसिनेटिंग चीज थी, सब उसको समझना चाह रहे थे, पढ़ना चाह रहे थे। तो ये तो था कि करंट को सॉलिड से पास किया जा सकता है, वायर्स क्या है, सॉलिड ही है। उसी टाइम के आसपास, ये मैं तुम्हें रफ इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, ठीक है, तुम चाहिए अगर कभी टाइम होगा कभी, तो दीज कोर्सेज आर वेरी इंटरेस्टिंग, ये जो पूरी है कि किस तरह से डेवलपमेंट्स हुए, पूरी एक कहानी की तरह है, कभी बोर होगा तो पढ़ सकते हो, नॉट इन योर जेई प्रिपरेशंस, बोर होता ही नहीं है। नहीं, कुछ लोगों को क्यूरियोसिटी रहती है, एटलीस्ट इस चैप्टर से रिलेटेड तो रहती है, मॉडर्न फिजिक्स वगैरह में भी। तो वायर्स या मेटल्स या सॉलिड से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही थी, ये पता था। साइमल्टेनियसली फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया था इलेक्ट्रोलिसिस का, उसी टाइम पे ये सारे कोर्सेज चल रहे थे। तो फैराडे ने क्या प्रूव करके बताया था कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको लिक्विड से भी पास किया जा सकता है। आपको अगर याद हो, इलेक्ट्रिसिटी को लिक्विड से भी पास किया जा सकता है। तो फिर जूलियस ने ये सोचा, इफ सॉलिड्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट, लिक्विड से भी हो रहा है तो गैसेस से भी होना चाहिए। तो इसी को स्टडी करने के लिए, इसी को समझने के लिए उसने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया, वही है कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। साथ में ड्रॉ करो मेरे। सो अगर तुम एक्चुअल में देखो तो ये जो दिख रहा है ये एक ग्लास ट्यूब है, ये पूरा पार्ट एक ग्लास ट्यूब है, और उसके अंदर ये जो स्ट्रेट लाइंस है, दीज आर मेटल प्लेट्स, ऐसे सर्कुलर सी मेटल डिस्क जैसी प्लेट्स है, इस एंगल से तुम्हें ऐसी दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में दीज आर सर्कुलर मेटल प्लेट्स। ठीक है, आपने ये 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि जो कैथोड एंड एनोड इलेक्ट्रोड्स होते हैं, दीज आर मेटल्स, बेसिकली मेटल प्लेट्स, मेटल रॉड्स होती है ये। सो ये भी क्या है, यहाँ पे एक सर्कुलर मेटल डिस्क है, दिस इज कैथोड एंड एनोड। ऊपर हमने वैक्यूम पंप अटैच किया है सो दैट अंदर जो गैसेस हैं उनका आप प्रेशर एडजस्ट कर सको। एक मिनट में ड्रॉ करो, बी क्विक। सुनो यहाँ सुनो। सो जूलियस ने ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप रेडी किया और फिर वोल्टेज इंक्रीज करना शुरू किया। वोल्टेज इंक्रीज करते करते वो, मतलब उसे कोई ऐसा, अभी मैंने रेज ड्रॉ कर दी है, उसे स्टार्टिंग में कोई रेज एज सच मिली नहीं,
ग्लास ट्यूब है, ऊपर वैक्यूम पंप है, नीचे अटैच किया है उसने, वोल्टेज इंक्रीज किए जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तब भी उसे कोई ऐसा कंडक्शन नहीं मिल रहा है, कोई ऐसे करंट का फ्लो नहीं मिल रहा है। फिर उसके बाद मतलब ऐसे नहीं कि विद इन 1 और 2 डेज उसे क्लिक हुआ होगा, काफी देर एक्सपेरिमेंट किया होगा, बहुत सी चेंजेस किए होंगे, तो उसने वोल्टेज को इंक्रीज करके अराउंड 10⁻⁴ वोल्ट्स पे पहुंचा दिया, 10,000 वोल्ट्स, ठीक है। तो फिर भी उसे करंट फ्लो होता हुआ नहीं दिख रहा है। फिर उसने सोचा कि ऐसा क्या हो रहा होगा जो करंट नहीं फ्लो हो रहा है, तो उसने प्रेशर को चेंज करना शुरू किया। प्रेशर उसने चेंज करते करते प्रेशर को डिक्रीज करके पहुंचा दिया अराउंड 10⁻⁴ atm, इतना कम प्रेशर। और जब वो इस कंडीशन पे पहुंचता है कि बहुत हाई वोल्टेज है और बहुत कम प्रेशर है, तब उसे ऑब्जर्व होता है कि कुछ रेज है जो नेगेटिव प्लेट से ट्रैवल कर रही हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा, मैंने कुछ येलो करके ऐसे ड्रॉ किया है, दिस इज सिंटिलेटिंग मटेरियल। सिंटिलेटिंग मटेरियल का मतलब होता है ऐसा मटेरियल जो चार्ज के कांटेक्ट में आने पे ग्लो प्रोड्यूस करता है, जनरली ZnS, ठीक है। जब इस पे कोई चार्ज पार्टिकल कांटेक्ट में आता है तो इट विल प्रोड्यूस अ ग्लो। तो जब उसने वोल्टेज को इंक्रीज करके 10⁻⁴ के आसपास किया, प्रेशर को 10⁻⁻⁴ atm किया, तो वहां पे सिंटिलेटिंग मटेरियल पे उसे ग्लो प्रोड्यूस होते हुए दिखता है। तो इससे क्लियर दिखता है कि अच्छा कुछ रेज हैं। अच्छा एक बात बताओ, सिंटिलेटिंग मटेरियल को मैं अगर यहाँ पे बीच में भी अटैच करूं तो मुझे दिखेंगी ना रेज ट्रैवल होती हुई इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में। आप एक्चुअल में कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट अगर देखते हो वीडियो, तो आपको प्रॉपर यहाँ पे भी आप सिंटिलेटिंग मटेरियल ZnS की कोटिंग कर सकते हो, पीछे जो रॉड है, जो ग्लास ट्यूब है, तो जब उस पे आप कोटिंग करते हो तो पूरा आपको ऐसे दिखती है रेस ट्रैवल करते हुए फ्रॉम कैथोड टुवर्ड्स एनोड। सो एक बात बताओ, कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रही है, मतलब ये जो रेस जिन भी चीजों से बनी हुई है इनका नेचर क्या है बताओ, इन पे चार्ज क्या है, नेगेटिव। तो उसे ये समझ में आ गया कि ऐसी कंडीशन में कुछ ना कुछ तो रेस प्रोड्यूस होती है जो ट्रैवल करती है फ्रॉम कैथोड टू एनोड, और सिंस उनका ओरिजिन कैथोड है तो उन्हीं रेस को कह दिया गया कैथोड रेस। ड्रॉ कर लिया ये हेडिंग दो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेस। Characteristics of cathode rays: they travel in a straight line path. They travel in a straight line path. They travel in a straight line path and cast shadow of the objects and cast shadow of the objects present in their path. Next, they produce mechanical effect. They produce mechanical effect, and when a pinwheel स्मॉल वर्जन ऑफ विंड मिल, मतलब वो बच्चे ऐसे घुमाते ना वैसे, ऐसा उसका माइक्रो वर्जन छोटा सा। When a pinwheel is placed in their path, it starts rotating. It starts rotating. Next, when placed in electrical or magnetic field, when placed in electric or magnetic field, they show deviation. They show deviation. They show deviation in the electrical field. In the electrical field, they deviate towards the positive charge. In the electrical field, they deviate towards the positive charge. Hence, they carry negative charge. Hence, they themselves carry
negative charge. Next, they create fluorescence. ग्लो होता है ना, केमिकल सब्सटेंसेस ग्लो करते हैं, आपने पढ़ा है फ्लोरेसेंस कभी? वही, दे क्रिएट फ्लोरेसेंस. दे कैन, समझेंगे हम भी इन पॉइंट्स को, समझेंगे अभी, सिर्फ लिखते जाओ, एक साथ समझेंगे. दे कैन पेनिट्रेट थ्रू, they can penetrate through thin sheet of metal. They can penetrate through thin sheet of metal. They affect the photographic plates. They affect the photographic plate. चलो यहाँ ध्यान दो, चुप हो जाओ. सो इफ यू सी, यहाँ पे आपको एक डिस्क जैसा कुछ रखा हुआ दिख रहा है. डिस्क, इसने क्या किया है, जो सिंटिलेटिंग मटेरियल है पूरा पीछे इस पे पूरी तरह से लगा दिया है. वाइट कोटिंग दिख रही होगी आपको ग्लास ट्यूब में, यहाँ से यहाँ के बीच में, दैट इज सिंटिलेटिंग मटेरियल. सो इफ यू सी, दीज आर ट्रैवलिंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड, और जब वो मैग्नेटिक फील्ड लाता है तो उसमें ये डेविएट भी होती है ये रेज. हाँ वही तो, ये चार्ज पार्टिकल वही तो है. आपने नोटिस किया, जैसे उसने वोल्टेज अप्लाई किया वहां पे, कुछ रेज ट्रेवल कर रही थी कैथोड से एनोड की तरफ. कुछ रेज ट्रेवल कर रही थी फ्रॉम कैथोड टुवर्ड्स एनोड. यही रेज क्या है बताओ? कैथोड रेज है. अच्छा, यहाँ पे बीच में इस जगह पे अगर तुम नोटिस करो, इस बार उसने जो ग्लास ट्यूब है उसको थोड़े अलग तरीके से लिया है, बट एक्सपेरिमेंट पूरा वही है. शेप ऑफ द ग्लास ट्यूब अलग है क्योंकि यहाँ उसे मैकेनिकल प्रॉपर्टी शो करना था. इफ यू नोटिस, यहाँ पे कुछ स्मॉल फैन जैसी चीज रखी हुई है नहीं, यही है पिन व्हील. ठीक है, तो जब इस पे स्ट्राइक करेंगी वो रेज, तो ये रोटेट होने लगता है. इससे क्या शो होता है कि दीज हैव मैकेनिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, इसने सिंटिलेटिंग मटेरियल उस पे लगा रखा है, फ्लैप्स पे. तो उस पे जब टकरा रही है, फ्लैप्स पे जब टकरा रही है, तो एक मैकेनिकल नेचर उनका शो हो रहा है. दैट्स इट, इतना ही है. ठीक है, बाकी का जो भी देखना है घर जाके देख लेना. सो मेरे ख्याल से ट्रैवलिंग द स्ट्रेट लाइन आपने देख लिया है. अगर बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा होता तो सिंस दे आर ट्रैवलिंग इन द स्ट्रेट लाइन उसका शैडो कास्ट करते वो. नेक्स्ट क्या है, दे हैव मैकेनिकल प्रॉपर्टी, जो कि हमने देख लिया वो रोटेशन वाले एक्सपेरिमेंट से. मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट होती है, यस देख लिया. अगर मान लो मैं यहाँ पे कोई और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करती, ठीक है, यहाँ इस तरफ से, तो वो डेविएट करती टुवर्ड्स द पॉजिटिव ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. सो हेंस उनका नेचर क्या है, नेगेटिवली चार्ज है. और कोई पॉइंट रह गया है क्या डिस्कस करना? हाँ, अच्छा तुम नोटिस करो, सिंटिलेटिंग मटेरियल यहाँ इसके पीछे लगा हुआ है, इस डिस्क वाले के पीछे लगा हुआ है सिंटिलेटिंग मटेरियल. अगर डिस्क को पास करके वो सिंटिलेटिंग मटेरियल पे टकरा के ग्लो प्रोड्यूस कर रही है, मतलब कि ये जो रेज हैं इनके पार्टिकल मेटल शीट्स को, थिन मेटल शीट्स को पेनिट्रेट कर सकते हैं, तभी तो जाके वो कहाँ टकराते हैं बताओ? सिंटिलेटिंग मटेरियल पे. इससे तुम समझे क्या बताओ? इफ दे कैन पास थ्रू थिन शीट ऑफ मेटल, इससे क्लियर है कि जो इनका मास है वो नेग्लिजिबल है. तब बहुत छोटा साइज है, इनका मास एकदम कम है, इसीलिए वो जो भी मटेरियल है उसके अंदर से पास होके बाहर निकल जा रहे हैं. समझ पा रहे हो क्या कह रही हूँ? अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई? जूलियस ने ये एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया. उसके बाद इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, वो ये एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया कि उसको क्यों चाहिए 10⁴ ये वोल्टेज, और मतलब क्या हो रहा है, ये रेस एक्चुअल में है क्या, एटम में कहाँ है, कुछ भी बात नहीं की. यहाँ पे आता है जे थॉमसन का रोल. समझो, यहाँ पे एटम है, उसमें न्यूक्लियस है. ठीक है, न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अच्छे से पकड़ के रखा है, न्यूक्लियस का पॉजिटिव. ये है तुम्हारे जो
इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, अब समझो यहाँ पे तुम जब वोल्टेज बढ़ा रहे हो, ऐसे बहुत सारे एटम्स होंगे ना ग्लास ट्यूब में, एक ही एटम थोड़ी पड़ा होगा, बहुत सारे एटम्स होंगे। तो ये मैंने एक ड्रॉ किया है और ऐसे बहुत सारे होंगे इलेक्ट्रॉन, और ऐसे बहुत सारे होंगे। तुमने वोल्टेज को बढ़ाया, वोल्टेज को बढ़ाने का मतलब तुम इस प्लस को बहुत स्ट्रॉन्ग बना दे रहे हो और इस माइनस को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे हो। अब क्या हो रहा है, इससे हो क्या रहा है समझो, इस प्लस ने इस माइनस को होल्ड करके रखा है, लेकिन जो बाहर वाला प्लस है अब वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, तो इस नेगेटिव पे इसका इन्फ्लुएंस अब ज्यादा हो जाएगा। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव होने लग जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव होने लग जाएगा। लेकिन फिर रिमूव होता क्यों नहीं है, जब तक कि हमारे पास 10 रेस, ये आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाना चाहिए था। फिर अगर वोल्टेज आपने बढ़ाया मीन्स 10⁴ वोल्ट्स कर दिया है, तो फिर इसका मतलब आपने बाहर वाले पॉजिटिव को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाने चाहिए, मतलब कि कैथोड रे प्रोड्यूस हो जानी चाहिए। बट फिर कैथोड रेज प्रोड्यूस नहीं हुई थी जब हमने 10,000 वोल्ट किया था। उसके बाद हमने एक और चीज की थी, बताओ क्या, प्रेशर को 10⁻⁻⁴ वोल्ट्स ले जाना। वो हमने क्या क्यों किया, ये भले ही स्ट्रांग हो गया, लेकिन अंदर अगर मिलियंस ऑफ एटम पड़े हुए हैं तो वो तो उसकी स्ट्रेंथ इन सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ना। स्ट्रेंथ अगर डिस्ट्रीब्यूट हो गई तो एक पर्टिकुलर एटम पे उतना पॉजिटिव जा ही नहीं पाएगा। इसीलिए जब आप अंदर के गैस का प्रेशर घटा देते हो बहुत ज्यादा, तो गैस का प्रेशर घट जाने की वजह से नंबर ऑफ एटम्स जो अंदर है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। 10⁻⁴ एटीएम प्रेशर मतलब नेग्लिजिबल आप एटम्स कर रहे हो, वहां पे बहुत कम एटम्स कर दे रहे हो। और अब ये जो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है ये इन थोड़े से एटम्स पे जाके अफेक्ट करेगा, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा पाएगा या नहीं। तो जे थॉमसन ने यही बोला कि एटम में कोई तो एक ऐसा नेगेटिव पार्ट है, कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जो एटम, पहले तो थॉमसन के ये आपने पढ़ा होगा ना, थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो उसने ये बोला कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है और उसमें एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही है बात, यही है जे थॉमसन ने बस इसको एक्सप्लेन किया। इसी को कहा जाता है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय जे थॉमसन। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट था जूलियस का जिसको उसने यूज किया। लिख दो उसे अपने वर्ड्स में जो खिचड़ी समझ में आई। अल्टीमेटली पढ़ना तो तुम्हें एनसीईआरटी से है। मेक श्योर करो कि आप एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जो भी चैप्टर है, जैसे जैसे मैं पढ़ाते जाती हूँ तुम साइमल्टेनियसली उसकी एनसीईआरटी भी पढ़ते जाओ। ठीक है, सो जूलियस का एक्सपेरिमेंट से कैथोड रेज का पता चला और जे थॉमसन ने उसका एक्सप्लेनेशन दिया, उससे डिस्कवरी हुई किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। जे थॉमसन ने बताया कि बेसिकली ये जो कैथोड रेज हैं, जो नेगेटिवली चार्ज रेज हैं, आर इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द एटम एज अ पार्टिकल। इसी लाइन को तुम्हें वहां लिखना है। लिख दिया है, बी क्विक। सो अगर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जाए तो जे थॉमसन, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज पूछा जाए तो जूलियस प्लकर। प्रॉपर्टीज लिखो कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज विच इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये तो तुम्हें ऑलरेडी पता है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है बताओ, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसी तरह से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। चार्ज टू मास रेशियो निकाल दो,
ये भी कंपेयर कराया जाता है इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स का चार्ज टू मास रेशो, अल्फा पार्टिकल्स का। चलो ध्यान दो यहाँ पे, अगर हम देखें आयोनाइजेशन किसी गैस का, आइसोलेटेड गैसियस एटम का, हाइड्रोजन का तुम देखो तो प्रोड्यूस होगा H प्लस इलेक्ट्रॉन। अगर सोडियम के आइसोलेटेड गैसियस एटम का देखें तो Na प्लस इलेक्ट्रॉन। अगर तुम किसी और हीलियम के आइसोलेटेड एटम का देखो, गैसियस एटम का, तो प्लस इलेक्ट्रॉन। सो आयोनाइजेशन में तुम एक बात नोटिस कर रहे हो कि जो नेगेटिव पार्ट है वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। एंड नेगेटिव पार्ट इज बेसिकली व्हाट, इलेक्ट्रॉन्स, विच इज बेसिकली कैथोड रेज। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट बेस्ड सवाल में आता है, कैथोड रेज का नेचर डिपेंड नहीं करता है नेचर ऑफ द गैस पे। नेचर ऑफ द गैस पे इट वोंट डिपेंड, क्योंकि इट इज बेसिकली व्हाट, इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जो दूसरी रेज, एक बात बताओ, जब नेगेटिव रेज प्रोड्यूस हो रही हैं तो एटम बीइंग न्यूट्रल कुछ ना कुछ पॉजिटिव रेज भी प्रोड्यूस हो रही होंगी, हाँ या नहीं? और पॉजिटिव रेज है तो वो ट्रैवल कर रही होंगी टुवर्ड्स व्हाट, कैथोड। एनोड से कैथोड की तरफ ट्रैवल कर रही होंगी। तो यही चीज सोची थी गोल्डस्टीन ने, डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज विच इज प्रोटॉन। यहां से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। सुनो यहाँ पे गोल्डस्टीन ने क्या सोचा कि अगर नेगेटिव रेज प्रोड्यूस हो रही है तो कुछ पॉजिटिव रेज भी प्रोड्यूस होनी चाहिए, और वो पॉजिटिव रेज ट्रैवल करनी चाहिए कहाँ से कहाँ तक बताओ, फ्रॉम एनोड टू कैथोड। तो गोल्डस्टीन ने पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप रेडी किया। कुछ 1886 के आसपास ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, मतलब काफी टाइम के बाद। जूलियस का एक्सपेरिमेंट कुछ 1850s के आस उसमें है, और ये 1886, हाँ, तो काफी इयर्स के बाद ये एक्सपेरिमेंट हुआ है, क्योंकि काफी धीरे थी उस टाइम पे चीजें, इतना पता ही नहीं थी एटम के बारे में। उसने क्या सोचा, नेगेटिव रेज प्रोड्यूस हो रही है, एनोड की तरफ ट्रैवल कर रही है, तो पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस हो रही होंगी, वो कैथोड की तरफ ट्रैवल करनी चाहिए। तो उसने क्या किया, सिंटिलेटिंग मटेरियल लगाया कैथोड के पीछे। उसने यहाँ पे सिंटिलेटिंग मटेरियल लगा दिया, जैसे यहाँ पे लगा हुआ था। तो जैसे ही यहाँ पे ग्लो प्रोड्यूस होगा, मतलब कि अब मेरे पास एनोड रेज है। उसने एक्सपेरिमेंट शुरू किया, सब कुछ सेम, पहले कुछ नहीं हो रहा था, वोल्टेज इंक्रीज करके 10⁻⁴ वोल्ट्स किया, तब भी कुछ नहीं हुआ। प्रेशर को डिक्रीज करके 10⁻⁻⁴ वोल्ट्स कर दिया, 10⁻⁻⁴ एटीएम कर दिया, तब उसे एक्सपेक्टेशन थी कि कायदे से कैथोड रेज की तरह अब मुझे इतने प्रेशर पे एनोड रेज भी मिल जानी चाहिए और यहाँ पे कुछ ग्लो प्रोड्यूस होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इतने हाई वोल्टेज, इतने लो प्रेशर के बावजूद वहां पे उसे कोई एनोड रेज नहीं मिलती है। इवेंचुअली काफी कुछ सोचने के बाद, बहुत सारी चीजें सोचने के बाद, वो एक इस पे आता है कंक्लूजन पे कि लेट मी यूज ए परफोरेटेड कैथोड, लेट मी यूज ए परफोरेटेड कैथोड, क्योंकि कैथोड रेज का नेचर ये था कि वो थिन शीट से पास हो सकती हैं। हो सकता है कि एनोड रेज का वो सेम नेचर ना हो सकता है कि इनका साइज डिफरेंट हो, थोड़ा मास ज्यादा हो। तो उसने इस बार क्या किया कि इंस्टेड ऑफ नॉर्मल कैथोड यूज करने के, एक डिस्क मेटल की यूज करने के, उसमें परफोरेशंस किए इसने इस तरह से। और जब उसने ये परफोरेशंस की तो उसे क्लियर ऑब्जर्व होती है ग्लो, ग्लो जो कि प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे ग्लो प्रोड्यूस होते हुए दिखता है, और रेज ट्रैवल करती हुई दिखती है फ्रॉम एनोड टुवर्ड्स कैथोड, और यही होती है एनोड रेज।
अब तुम्हें पता है एनोड रेज आर बेसिकली क्या, इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद किसी गैस में जो भी पॉजिटिव पार्ट बचा हुआ है विच इज द कैटायनिक पार्ट। अब कैटायनिक पार्ट किसी भी गैस का किस पे डिपेंड करेगा, गैस के नेचर पे। अगर Na है तो Na प्लस, अगर K है तो K प्लस, अगर Li है तो Li प्लस। मतलब बेसिकली एनोड रेज का नेचर किस पे डिपेंड करेगा बताओ, मटेरियल ऑफ द और नेचर ऑफ द गैस यूज्ड, हाँ या नहीं। बस यही सेम एक्सपेरिमेंट है, लिख दो। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और एनोड रेज बाय गोल्डस्टीन, बाय गोल्डस्टीन। वो डब्बा रफली ड्रॉ करके इस बार परफोरेटेड कैथोड के साथ शो करो, रेज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स कैथोड। सब कुछ सेम रहेगा डब्बे में, कैथोड पे आपको परफोरेशन शो करने हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोड रेज। एवरीथिंग इज मोस्टली सिमिलर चार्ज वाले नेचर के अलावा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोड रेज लिख दो। दे हैव सेम प्रॉपर्टीज एज कैथोड रेज। सेम प्रॉपर्टीज का मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ, कास्ट शैडो, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, पिन व्हील को रोटेट करना, सब कुछ। नेक्स्ट, दे डेविएट इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड। They deviate in the magnetic field and electrical field. In the electrical field, they deviate towards the negative electrode. They deviate towards the negative electrode. Hence, they are positively charged. It changes with the type of gas used in the tube, हाँ या नहीं, क्योंकि इट इज बेसिकली द कैटायन एंड अगर गैस बदल रही है तो कैटायन बदलेगा। इट चेंजेस विद द टाइप ऑफ गैस यूज्ड इन द ट्यूब। आपने लिख दिया ना, कैथोड रेज विल नॉट नेवर चेंज एज दे आर इलेक्ट्रॉन्स, तो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे मटेरियल के साथ नहीं चेंज होगी। नेक्स्ट देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ स्मॉलेस्ट एनोड रे। स्मॉलेस्ट एनोड रे क्या होगी बताओ, स्मॉलेस्ट कैटायन। कौन है स्मॉल, क्या है, H प्लस, प्रोटॉन। तो प्रॉपर्टी ऑफ स्मॉलेस्ट एनोड रे ब्रैकेट में H प्लस स्लैश प्रोटॉन। प्रॉपर्टीज ऑफ स्मॉलेस्ट एनोड रे H प्लस स्लैश प्रोटॉन। ये तुम्हें ऑलरेडी पता है, चार्ज ऑन प्रोटॉन QP क्या होगा बताओ, 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. QP is equals to 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. Mass of proton MP 1.67 into 10 raised to minus 27 kg. चार्ज टू मास रेशियो निकालो। चार्ज टू मास रेशियो निकालो। कितना आया, 9.5 into 10 raised to 7, right? QP is equals to 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. Mass of proton 1.67 into 10 raised to minus 27 kg. So charge to mass ratio कितना आया ये, 9.58 into 10 raised to 7 coulomb per kg.
लास्ट फंडामेंटल पार्टिकल की डिस्कवरी, अगेन इसकी डिस्कवरी फिर कुछ 50 इयर्स के बाद होती है. डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स रफली इन द ईयर 1932. डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स 1932. इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चार्डविक ने की थी. न्यूक्लियर रिएक्शंस जब सी के या के कुछ तो होगा नाम, स्पेलिंग देख लें. बाय चार्डविक 1932. समझो यहाँ पे ये बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्शन की तरह है, फ्यूजन. सो जब बेरिलियम को हीलियम बॉम्बार्ड करते हो तुम बेरिलियम पे, तो फिर ये रिएक्शन होती है. एटॉमिक नंबर और मास नंबर बताओ. 4 एंड 3. कौन बोला बोल? हाँ 9. अरे हीलियम 2 4. सो जब ये कराते हो कि बेरिलियम पे हीलियम का बॉम्बार्डमेंट कराते हो, तो तुम्हें मिलता है कार्बन 6 और 12. बच कितना गया यहाँ पे? 1 बच गया है ना, 1 मास. तो यही क्या होता है? न्यूट्रॉन. सो न्यूट्रॉन इसका मास जो होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, स्लाइटली इससे ज्यादा होता है प्रोटॉन से, और इस पे चार्ज कुछ नहीं होता है. करो, लिखो, कॉपी करो. क्या कह रहे हो? रिएक्शन कैसे आई? हमने बेसिकली फ्यूजन मतलब ऐड हो जाना, दो न्यूक्लियाई का मिलके एक हेवियर न्यूक्लियाई बनाना, एक हेवियर एलिमेंट बनाना, स्मॉलर एलिमेंट्स का कंबाइन होके हेवियर एलिमेंट बनाना. स्टेबल होगा तभी बनेगा. तो इसलिए ऐसे नहीं होगा कि सब कुछ बस ऐड हो जाए. कार्बन 12 एक स्टेबल एलिमेंट है, तो 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई कंबाइन हुए, फ्यूजन हुआ उनका, और एक स्टेबल न्यूक्लियाई कार्बन 12 बना. तुम नोटिस करो तो एटॉमिक नंबर 4 और 2 6 ऐड होके कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 पे पहुंचे. मास नंबर 9 + 4 कितना कायदे से होना चाहिए था? 13. इज नॉट अ स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. तो मास नंबर 12 और एक जो एक्स्ट्रा मास है वो न्यूट्रल, किसी न्यूट्रल पार्टिकल के फॉर्म में निकल गया. वही न्यूट्रल पार्टिकल जो प्रोड्यूस हुआ एक्स्ट्रा, वही होता है न्यूट्रॉन. ठीक है. नेक्स्ट हमारी हेडिंग है, तो यहाँ पे हमने फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरी को देख लिया है कि जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं उनको कैसे डिस्कवर किया गया. बोलो. पूरी प्रॉपर्टीज विच इज उनका मास चेंज हो जाएगा. सुनो, ये एनोड रे है, ये भी तो एनोड रे है, और ये भी एक एनोड रे ही है ना. सो जब तुमने नेचर ऑफ द गैस बदला तो टाइप ऑफ एनोड रे ही बदल गई. हाँ उसकी, हाँ ये नहीं बदल जाएगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट करना बंद हो जाएगी, वो तो सभी करेंगे. इलेक्ट्रिकल फील्ड में डेविएशन ये भी शो करेगा, चार्ज होने की वजह से पॉजिटिवली चार्ज है तो ये भी नेगेटिव की तरफ डेविएट होगा, ये भी. लेकिन जो प्रॉपर्टीज है सच एज मास, ये सब तो बदल जाएगा ना उसका. हैवी हो गया, अब एलिमेंट हैवी या लाइट होता जा रहा है क्योंकि उसके अंदर जो अमाउंट है वो बढ़ रहा है या घट रहा है, प्रोटॉन्स कम या ज्यादा हो रहे हैं. तो इसलिए जो एनोड रेज हैं ये बेसिकली कैटायंस है, और कैटायन गैस पे गैस
गैस टू गैस चेंज हो सकता है, इसीलिए एनोड रेस भी गैस बदलने पे चेंज हो जाएगी। लेकिन कैथोड रेस सिर्फ क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो कोई भी गैस हो उसमें इलेक्ट्रॉन अगर निकला है तो इलेक्ट्रॉन ही है ना वो। सो कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज गैस पे नहीं डिपेंड करेगी, उसका मास उसका चार्ज वही रहेगा। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टीज समझ रहे हैं हम। चार्ज is always quantized. Charge is always quantized. Next point, it's of two types. कॉमन सेंस है लेकिन लिखा है तो लिखा दे रही हूँ, प्लस एंड माइनस। Opposite charges attract each other while the same charges repel each other. Next point, अच्छा सुनो यार, चार्ज इज क्वांटाइज्ड होने का मतलब क्या है? किसी प्रॉपर्टी का क्वांटाइज्ड होना मतलब क्या है? दो प्रॉपर्टी एक साथ शो करें। मैं कह रही हूँ मनी इज क्वांटाइज्ड, पैसा। डाउट कर सकते हो? हाँ बोलो, क्या कर रहे हो? काउंट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। अच्छा सुनो, क्वांटाइज्ड होने का मतलब उसकी फिक्स्ड सर्टेन वैल्यूज होंगी और उन वैल्यूज के बीच में जो वैल्यूज है वो नहीं रहेगी कभी। जैसे अगर मैं तुमसे बोलती हूँ मुझे पैसे चाहिए, तुमसे जीपे वाला नहीं, हाँ सामने वाला, ऐसा कैश टू कैश वाला चाहिए। अरे वेल गधे, वो तो पता ही है, डायरेक्ट बोले मिस नहीं है चलो जाता हूँ। वो तो मुझे पता है तुम गधे यही कर रहे हो। अजम्पशन, तुम अच्छे हो, ठीक है। अज्यूम करते हैं तुम संस्कारी बच्चों की तरह हो, ओबीडियंट हो। तो तुम या तो अरे मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे, अरे दोस्त को तो और ही नहीं जाने दो, मुझे किसी को पैसे देने, लेट अस चेंज इट, ठीक है। अब तुम मुझे आगे अगर कहते हो मिस मुझे 100.25 रुपीज दो, जीपे वाला सिस्टम नहीं, ऑनलाइन पेमेंट नहीं है, तो मैं या तो तुम्हें 100 रुपीज दे सकती हूँ या 101 दे सकती हूँ। उसके बीच का जो 0.25 है वो नहीं दे सकती हूँ मैं तुम्हें, या 6.325 रुपीज। तो ये तो नहीं पॉसिबल है ना, या तो 6 रुपीज है या 7 रुपीज है। तो एक फिक्स्ड सेट ऑफ वैल्यूज है, इंटीग्रल वैल्यूज है, 1 हो सकता है 2 हो सकता है, लेकिन 1 और 2 के बीच में वैल्यू नहीं दे सकती हूँ या तुम नहीं प्रोवाइड कर सकते हो मनी। तो ये क्या है, मनी इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज होने का मतलब फिक्स्ड इंटीग्रल वैल्यूज होंगी, उन वैल्यूज के बीच की वैल्यू आप नहीं डील कर सकते। इसी तरह से चार्ज भी क्या है, क्वांटाइज्ड है। एंड नाउ इट शुड मेक सेंस टू यू कि चार्ज क्वांटाइज्ड क्यों है। चार्ज किसी पे कैसे आता है बताओ? इलेक्ट्रॉन्स के लॉस या गेन की वजह से। एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो +1, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो +2। कभी ऐसे तो नहीं हो सकता कि किसी के ऊपर से 0.124 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए तो उस पे चार्ज +0.124 आ जाए, नॉट पॉसिबल, राइट। तो सिंस इलेक्ट्रॉन्स इंटीग्रल वैल्यूज में ही लूज हो सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज भी हमेशा क्या होगा बताओ, इंटीग्रल वैल्यूज में ही आएगा, +1 +2 +4 +6। समझ पा रहे हो? तो यही किसी क्वांटिटी का एक फिक्स्ड इंटीग्रल वैल्यूज में होना ही उसको क्वांटाइज्ड बनाता है, कि इन वैल्यूज के बीच वाली वैल्यूज पे वो कमी नहीं दिखेगा आपको। समझ में आ गई बात? लिख देना उधर, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ब्रैकेट में लिख देना फिक्स्ड इंटीग्रल वैल्यूज।
चार्जेस क्वांटाइज्ड वाले उसमें लिख देना फिक्स्ड इंटीग्रल वैल्यूज, या ऐसे लिख सकते हो चार्ज इज इक्वल्स टू एन ई, where n is any integer and e is the charge on electron. क्या हो गया? क्या नेगेटिव हो सकता है ना? अगर तुम साइन की बात करो, मैग्नीट्यूड ना देखो तो चार्ज तो अभी तो बोला ना, चार्ज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. अच्छा, आर यू आस्किंग -1 इलेक्ट्रॉन गेन हो सकता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज k q1 q2 अपॉन r. k सेम है भाई, ठीक है? नहीं, r. k q1 q2 upon r is the electrostatic potential energy. It is a positive, it is given a positive sign जब चार्जेस का नेचर क्या हो, सिमिलर, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव हो. पोटेंशियल एनर्जी विल बी गिवन नेगेटिव साइन जब चार्जेस का नेचर ऑपोजिट हो. इसके बारे में क्या? में क्या? अच्छा, मतलब क्या? सिमिलर चार्जेस मतलब दोनों Q1 प्लस Q2 भी प्लस या माइनस माइनस, और अगर डिसिमिलर चार्जेस है Q1 Q2 प्लस माइनस माइनस प्लस, ऐसा. वर्क कैसे निकालते हैं? वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये नॉर्मल जो तुम्हारा मैकेनिकल वर्क होता है. इलेक्ट्रिकल वर्क कैसे निकालेंगे? क्या बोली स्वरा? इलेक्ट्रिकल फोर्स इनटू पोटेंशियल इनटू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, राइट? इलेक्ट्रिकल वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट? इलेक्ट्रिकल वर्क इज इक्वल्स टू चार्ज कितना है जो पार्टिकल पे वर्क किया जा रहा है, चार्ज कितना है उस पे, आपने कितना पोटेंशियल डिफरेंस पे रखा है, ठीक है? तो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस. चार्ज क्या होगा पार्टिकल पे, मान लेते हैं Q. पोटेंशियल डिफरेंस आपने V वोल्ट सप्लाई किया है, तो वर्क इज इक्वल्स टू Q इंटू V. लिख दो. वर्क का यूनिट अगर हम देखें, चार्ज ऑन द पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन अगर माना जाए E है, और वोल्टेज हमने V वोल्ट सप्लाई की है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सुनो यहाँ, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज E, वोल्टेज हमने माना है V वोल्ट सप्लाई किया है. E इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड वोल्टेज अप्लाई है V वोल्ट्स. तो जो वर्क आएगा वो E इंटू V आएगा. अच्छा, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, सुनो यहाँ ध्यान दो. चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन होता कितना है बताओ? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. और वोल्टेज आपने कितना अप्लाई किया है? 1 वोल्ट या V वोल्ट, 1 मान लो, ठीक है? सो कूलम इंटू वोल्ट, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम वोल्ट्स, विच इज जूल, ठीक है? कूलम इंटू वोल्ट. सो 1 EV इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल. एवरी अदर न्यूमेरिकल में आपको ये कन्वर्जन लगेगा. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स.
क्या हो गया? 2x पे जा रही हूँ क्या मैं? अभी मैं कुछ ऐसा चैप्टर में एंटर नहीं कर रही हूँ, बहुत बेसिक पे हूँ, इसलिए ऐसे बस पढ़ाए जा रही हूँ। नेक्स्ट लिखो 1 EV is equals to 1 electron volt is equals to 96 kilojoule per mole. 1 EV per atom is equals to 96 kilojoule per mole. करना मोल्स के लिए ये वाली वैल्यू को इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 कर देना, तुम्हें 96 किलो जूल पर मोल मिलेगा। तो काफी बार जब एनर्जी जूल्स में पूछी जाए, सुनो यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में डेटा देके आपको अमाउंट किलो जूल पर मोल या वाइस वर्सा एज सच कोई कन्वर्जन रहे तो तुम्हें ये वाला कन्वर्जन यूज करना पड़ेगा। दीज टू कन्वर्जन्स बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। आगे लिखो, सुनो यहाँ सुनो, एटॉमिक मॉडल्स, यहाँ ध्यान दो लेजेंड्स। ऐसा नहीं है कि पहले साइंटिस्ट रुके हुए थे कि सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स डिस्कवर हो फिर हम उनको एटॉमिक मॉडल्स उनका बनाएंगे। एटॉमिक मॉडल्स इज बेसिकली जो भी पार्टिकल्स डिस्कवर हुए हैं, जो भी हमें पता है एटम के बारे में, उसमें उसके अरेंजमेंट को समझना। तो साइमल्टेनियसली आप इस तरह से समझो कि दो ट्रैक साइमल्टेनियसली चल रहे थे। एक ट्रैक पे फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरीज हो रही थी और दूसरा ही बंच ऑफ साइंटिस्ट लगे हुए थे, वो जो डिस्कवर्ड पार्टिकल्स है उनको समझ रहे थे कि किस तरह से अरेंज किया जाए कि वो एटम इतना स्टेबल है। तो जब थॉमसन ने डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन, तो उसी वक्त उसी टाइम के आसपास उसने अपना एटॉमिक मॉडल भी दिया, थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल। आपने पढ़ा होगा, आपको 6th-7th क्लास में इसे वाटरमेलन का एग्जाम्पल से समझाया जाता था। सीड्स, जो रेड पार्ट होता है वाटरमेलन का, दैट इज द पॉजिटिव चार्ज। याद है, इस एक पॉजिटिव चार्ज में जो सीड्स हैं वो क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस तरह का कुछ आपको टीचर ने बताया होगा। क्या बताया था? लड्डू बताया था, कुकी बताया था। अच्छा, काफी अच्छी वैरायटी है फूड की। हाँ, तो कुकी मान लेते हैं। अरे बिल्कुल खुश हो जाते हो तुम लोग। लिखो एटॉमिक मॉडल्स में पहला थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल, समझो यहाँ पे। यहाँ पे आपके पास है ये जो पूरा पार्ट है, उसने बोला ये पूरा पार्ट क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। और इस पॉजिटिव चार्ज में रैंडमली जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडमली कहीं पे भी एम्बेडेड है इन सच अ वे। एक स्टेटमेंट जो उसकी पूरी जो मॉडल है उसका एक ही स्टेटमेंट काम का था, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं इन सच अ वे दैट दे मेक द एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो पूरी उसकी जो थियरी है, पूरा जो उसका मॉडल है, उसका एक काम का स्टेटमेंट यही है कि एटम विल बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, ड्रॉ कर दो ऐसा रफ सा कुछ तो, और लिखते हैं हम उसके पोस्टुलेट्स। एटम इज a positively charged uniform sphere. Atom is a positively charged uniform sphere in which the negative electrons are embedded in such a way that the atom is electrically neutral. Next line, drawback or limitation.
It could not explain Rutherford's gold foil experiment.